हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ थी हमारी पॉलिटी की, जिसमें हम लक्ष्मीकांत बुक को कवर कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया थी उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने लाई थी। ठीक है, उसको देखेंगे। लेकिन उन सबको देखने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा हो सकता है कि हमने इस बुक को, जो लक्ष्मीकांत बुक है, उसको कई बार पढ़ लिया हो। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कई सारी सालों से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बार ये बुक पढ़ चुकी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। जस्ट बिकॉज इस चैप्टर में से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। हमें इसको पढ़ना है, लेकिन हमें इसके पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि भाई हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमारे सिलेबस में आखिर इसको क्यों इंक्लूड किया गया है। सो गाइस, हमें आगे चलकर करना क्या है, हमें पॉलिसीज़ बनानी है, राइट। इसके लिए ही हम इतनी मेहनत किए जा रहे हैं, राइट। तो वो पॉलिसीज़, हम इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ कैसे बना सकते हैं, इफ़िशियंट पॉलिसी कैसे बना सकते हैं। जब हमें पता हो कि भाई पास्ट में कैसे बन रही थी पॉलिसीज़, फिर हम जब आज़ाद हुए तब कैसी बनी, राइट। अब क्या नया उसमें हो रहा है, क्या नीड है, पहले जो पॉलिसीज़ बनी थी उसमें क्या कमी रह गई थी, उसको कैसे दूर किया गया था। इन सब चीज़ों को जानकर ही, जब हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी, तभी हम एक अच्छी पॉलिसी आगे बना पाएंगे। और इसीलिए हमारी जो आज की पॉलिटी है, जो अभी करंट हम देख रहे हैं कि करंट सिनारियो में जो पॉलिटी चल रही है हमारी इंडिया में, कि भाई कैसी गवर्नमेंट है, कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये सब जानने के लिए हमें पहले ज़रूरी है कि हम प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमारी इंडिया में क्या सीन था इसको समझ लें। उस टाइम पर हमारे यहाँ पर इलेक्शन होते थे या नहीं होते थे, कौन कौन पार्टिसिपेट करता था, क्या रूल थे, ये सब जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। तो अब हमें जब पता है कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो फिर अब हम इसको पढ़ते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें दी गई हैं, हमें बताया गया है कि भाई पहले क्या था, क्या सीन था, तब ये जो हमारे बहुत सारे चार्टर्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, ये आए थे, राइट। तो हम इसको देखते हैं। चैप्टर का नाम पता ही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भाई जो हिस्ट्री में हो गया उसका बैकग्राउंड देखेंगे, लेकिन पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी है, जो इस पूरी स्पेक्ट्रम है, उसको थोड़ा ना पढ़ने बैठ जाएंगे, वो हिस्ट्री नहीं पढ़नी हमें। हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी से रिलेटेड हिस्ट्री में क्या हुआ था वो हम इसमें देखेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। हमको पता है कि भाई 1600 का जब टाइम चल रहा था, तब हमारी इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है। लेकिन वो कैसे आए थे, उन्होंने ये थोड़ी ना कहा था कि भाई हम आपके इंडिया में आ रहे हैं और हम यहाँ पर रूल करेंगे। नो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो यहाँ पर आए थे क्या कहकर कि हम आपकी इंडिया में आ रहे हैं, हमको आपकी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होता है, हमें भी ट्रेड करना है, यहाँ से प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। हम एज अ ट्रेडर आपकी इंडिया में आना चाहते हैं और हम ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो 1600 में ट्रेडर्स की तरह ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आए। कैसे आए थे, क्या एक एक करके आए थे, नहीं, वो एक कंपनी के रूप में आए थे और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। हुआ क्या था कि ये जो कंपनी है ये वहाँ के मर्चेंट्स ने बनाई थी, और उसको क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उन्होंने क्या किया था, एक्सक्लूसिव राइट दे दिया था कि भाई आप जो कंपनी बनाई है, ये जो कंपनी है आप लोगों की, सिर्फ आप ही लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं, आपको ही मोनोपोली है, ठीक है। उनको क्या दिया गया, मोनोपोली दिया गया। मोनोपोली मीन्स क्या होता है कि सपोज करो कि आपको क्या चाहिए, आपको बहुत ही अच्छे सनग्लासेस चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि ठीक है हमें सनग्लासेस चाहिए, चलो हम जाकर खरीदते हैं। आपने क्या किया कि पूरा के पूरा एक जो आपका सुपरमार्केट है वहाँ पर विजिट किया, ठीक है। लेकिन आपको क्या मिला कि सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ पर वो सनग्लासेस मिल रहे हैं जो आपको चाहिए है। अब आप वहाँ पर गए, आपने पूछा उसका कि भैया कितना प्राइस है, उन्होंने कहा कि भैया 5000 रुपीज़ है। अब आपने कहा अरे इतने, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या कह दिया, ठीक है आपको जहाँ से मिल जाए और वहाँ से ले लो, ठीक है। अब आपको क्योंकि पता है कि वो जो सनग्लासेस है वो सिर्फ एक ही शॉप पर मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो सनग्लासेस की मोनोपोली है उस पर्सन की जो वो वहाँ पर सेल आउट कर रहा है,
क्यों? क्योंकि कोई और नहीं है उसके कंपटीशन में, सिर्फ वही उसको सेल कर रहा है, तो वो जिस प्राइस में सेल करेगा उसमें आप खरीदोगे। इट मीन्स उसकी मोनोपोली है। तो मोनोपोली क्या होता है कि किसी एक पर्सन के पास ही राइट है उस चीज़ से ट्रेड करने का, वो होती है मोनोपोली। कोई और वहाँ पर उसका कोई कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। ठीक, तो यही मोनोपोली दी गई थी हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको। किसने दी थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ही ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1765 में कंपनी जो अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रही थी, अब उसको दीवानी राइट्स मिल गए थे। आपको याद है बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तब क्या हुआ था? दीवानी राइट्स मिल गए थे, राइट। कहाँ के मिले थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मिले थे। तो वहाँ के दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स का मतलब क्या है कि अब वो जो कंपनी है वो इंडिया के लोग से क्या कर सकती है? रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकती है, राइट। तो क्या हुआ था? दीवानी राइट्स मिल गए थे। अब सिर्फ वो ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही थी, अब क्या हो गया था? अब वो थोड़ा थोड़ा पॉलिटी में घुस रही थी, इंडिया की पॉलिटी में अपना कुछ ना कुछ इंटरप्शंस डाल रही थी। ठीक है, इससे क्या हुआ? जो कंपनी है अभी जो सिर्फ ट्रेडर की तरह थी, अब वो टेरिटोरियल पावर बनने लगी। और फिर 1858 के बाद में तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था कि कंपनी से सारी पावर लेकर ब्रिटिश क्राउन के पास में आ गई थी। और ऐसे ही क्या हुआ? डायरेक्टली जो ब्रिटिश क्राउन था वो इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया था उसने। और ये रूल बहुत शॉर्ट नहीं था, बहुत ही लंबा रूल था। और ये कब तक ख़त्म हुआ है? 15 अगस्त 1947 में जाकर ब्रिटिश बन के आए थे और धीरे धीरे हम पर ही रूल करने लगे थे। लेकिन हम आज़ाद हुए, और जब हम आज़ाद हुए तब हमें ज़रूरत थी एक कॉन्स्टिट्यूशन की कि भाई हमें क्या, हम पर कौन रूल करेगा। अगर समझ लो, अगर आपको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, आपके ऊपर कोई भी रूल ना हो, तो आपके पास में कोई पावर, तो आप सोचोगे भाई हम पे कोई रूल नहीं है, किसी का रूल नहीं है, हमें किसी ने कोई रूल एंड रेगुलेशंस में नहीं बांधा हुआ है, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, राइट। तो हम हमारे पास में बहुत ज़्यादा पावर्स है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर आप सच में देखें तो अगर आपके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, आपके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो क्या होगा कि आपके पास में कोई फ्रीडम भी नहीं होगी, आपके पास में तो जीने का हक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास में क्या है कि पूरी आज़ादी है। कोई किसी को अगर किसी की कोई बात पसंद नहीं आई उसको मार देगा, ठीक है, किसी से लड़ाई होगी वो उसको मार देगा, राइट। तो क्या होगा कि क्योंकि दूसरे के पास में बहुत सारी पावर्स है, सबके पास में पावर है, तो वो कह देगा कि भाई मेरे पास में पावर है कि मुझे किसी की बात पसंद नहीं आ रही तो मैं इसको मार सकता हूँ, वो दूसरे को मार देगा, तो किसी के पास में जीने का भी हक नहीं बचेगा। तो फिर आपके पास में कौन सी फ्रीडम आई? कोई फ्रीडम नहीं रहेगी। तो हर इंसान के पास में कुछ फ्रीडम्स रहे, कुछ ड्यूटीज़ रहे। हमारी कंट्री जो है उसका सारा सिस्टम ठीक से चले, इसके लिए हमें ज़रूरत हुई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली को बनाया गया 1946 में, और तब जाकर 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हमने अडॉप्ट कर दिया, उसको फोर्स में ले आए। ठीक है, However, various features of the Indian Constitution and polity have their roots in the British rule. अब भाई बहुत लंबे टाइम तक हम पे रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे ही सीखी हैं। तो जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो लगभग 50% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हीं के बनाए हुए रूल से ही हमने कुछ बेस्ट चीज़ें जो उनकी थी उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। इसीलिए हम उनके बनाए हुए रूल्स को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट। देयर वर certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and functioning of government and administration in British India. अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही हमारी इंडिया बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी। इंडिया जैसा तो कुछ था ही नहीं। उस टाइम पर हर किसी के अपने अपने छोटे छोटे राज्य और रजवाड़े हो रहे थे, ठीक है, कि भाई हमारा यहाँ तक राज्य फैला हुआ है तो ये हमारा है, उससे आगे उससे बाहर क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं, राइट। सबके अंदर ये भावना थी। किसी के अंदर ये नहीं थी कि भाई मैं इंडियन हूँ, पूरी इंडिया मेरी है, यहाँ पर कोई अगर आकर अपना रूल करेगा तो इससे हम सबको नुकसान होगा। नहीं, हर कोई अपने जो उनके स्टेट्स थे उनको बचा रहे थे, ठीक है। कोई भी यूनिटी नाम की चीज़ नहीं थी। तो इतनी बड़ी इंडिया को कैसे गवर्न किया जाए, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, कैसे एडमिन कर सकते हैं, ये सब हमने सीखा ब्रिटिशर्स से। तो हमने इसीलिए बहुत सारी चीज़ें उनके ही बनाए रूल्स रेगुलेशन से अडॉप्ट कर ली।
उनसे ही हमने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा है। These events have greatly influenced our constitution and polity। अब जो जो होता गया, जो ब्रिटिशर्स के रूल्स आए, रेगुलेशंस आए, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, वो सारी चीज़ें इन्हें क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी इंडिया की पॉलिटी पर बहुत गहरा असर छोड़ा है, और इसीलिए उन सब चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। अब ये क्या क्या हुआ था, कौन कौन से एक्ट थे, वो सब हम पढ़ने वाले हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हमको पता है कि पहले इंडिया में एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। उसने हमारे इंडिया पर ट्रेडर्स की तरह आई थी और फिर धीरे धीरे रूल करना शुरू किया था। और फिर 1858 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ, जो हमारा 1857 का बैटल हुआ था, राइट। उसके बाद में क्या हुआ था, सारी पावर्स किसके हाथ में आ गई थी, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई थी। तो हम इसीलिए ये जितने भी रूल्स रेगुलेशंस जो हम पढ़ने वाले हैं, दो हेडिंग से पढ़ेंगे। एक कंपनी रूल, जब कंपनी चल रही थी तब कौन कौन से रूल्स आए थे वो पढ़ेंगे। फिर क्राउन जब आया, क्राउन का रूल चल रहा था, तब कौन कौन से रूल्स में पढ़ेंगे, जो कि कब से कब तक रहा, 1773 से कंटिन्यू रहा। सबसे पहले कौन सा एक्ट आया, सबसे पहले क्या हुआ था, ठीक है, कैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश की गई, कंपनी के जो भी काम थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये एक्ट क्यों आया था, इसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स आएंगे, बहुत सारे उसमें प्रोविजंस होंगे, हमें याद करने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन याद करना ज़रूरी है। तो अगर हमें पता होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों ऐसे रूल्स लाए गए थे, उसका बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा पता होगा तो हमें ईजी रहेगा इसको याद करना। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया ही क्यों। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 में आया, पहली बात तो ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, किसके लिए, जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने भेजी थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब कोशिश की थी हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी इंडिया में, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो आपका आंसर रहना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कंपनी के पास मोनोपोली थी, इंडिया काफ़ी रिच थी, वहाँ से ट्रेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो कंपनी को तो काफ़ी रिच होना चाहिए था, राइट। लेकिन हुआ नहीं था ऐसा नहीं हुआ था। कंपनी बहुत ही लॉस में जा रही थी, जो वहाँ के लोग थे, कंपनी के जो मेंबर्स थे, वो क्या बोल रहे थे कि कंपनी बहुत लॉस में है। अब गवर्नमेंट पूछ रही थी भाई ऐसा क्यों हो सकता है, जब हमने आपको मोनोपोली दे रखी है, इंडिया से इतना अच्छा ट्रेड हो रहा है, तो आप लॉस में कैसे जा सकते हो, आपको तो प्रॉफिट होना चाहिए। जब पता करा तो पता चलता है कि जो कंपनी है वो तो लॉस में है, लेकिन जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, और इसी वजह से वो ब्राइब्स ले रहे हैं या फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, और वो खुद बहुत रिच है। जो लोग हैं कंपनी के वो तो रिच हैं, लेकिन कंपनी जो है वो बहुत ही गरीब हो गई है, लॉस में चल रही है, ठीक है, ये हुआ था। तो इसीलिए अब जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने कहा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस कंपनी को कंट्रोल करना होगा, इसके फंक्शंस को रेगुलेट करना होगा। इसीलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773। इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि पहला प्रोविजन में क्या करा गया, सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से क्या किया गया कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बना दिया बंगाल का, ठीक है। क्या किया गया कि बंगाल का गवर्नर था, उससे कहा कि भाई आप बंगाल को सिर्फ गवर्नर नहीं है, बंगाल को सिर्फ गवर्न नहीं करेंगे, आप बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, और आपके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाएंगी, इसीलिए अब आप अकेले सारे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, आपको हेल्प के लिए हम 4 लोगों की क्या कर रहे हैं, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे रहे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे गवर्न करने में, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, एक ये प्रोविजन था। दूसरा क्या कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, अब वो सबऑर्डिनेट बन गए थे किसके, गवर्नर जनरल के। गवर्नर जनरल बंगाल के थे, जो भी डिसीजंस लेने हैं बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को, अब वो अकेले वो डिसीजंस नहीं ले सकते थे, जो भी डिसीजंस लेने हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, ठीक है।
नेक्स्ट क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकाटा में 1774 में, जिसमें क्या हुआ, एक चीफ जस्टिस थे और 3 और जजेस। जो हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट है ये वो वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बनाया गया था 1774 में, ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 दूसरे जजेस, ठीक है। उसके बाद में इसने प्रोहिबिट किया, इसने कहा कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं अब वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे, कोई भी ब्राइब नहीं लेंगे जो इंडिया के नेटिव्स हैं उनसे, ठीक है, कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसका कंट्रोल था उसको और मजबूत बनाया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट और अच्छे से कंट्रोल कर सके कंपनी को। कैसे? इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से क्या बोल दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या करेंगे, रेवेन्यू हो चाहे तो सिविल मैटर्स हो या फिर मिलिट्री के कोई भी अफेयर्स हो, हर चीज़ को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में हुआ क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद में भी कुछ चीज़ें जो थी वो क्लियर नहीं रही, ठीक है, कुछ कमियां रह गई थी। अब उसको अमेंड किया गया, उन कमियों को दूर किया गया। इसीलिए 1781 में एक नया एक्ट आता है। वो एक्ट कौन सा है? वो एक्ट है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। कमियां क्या थी? अब देखो हुआ क्या था, आपने एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया है, आपने क्या करा है कि आपने गवर्नर जनरल भी बना दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल कौन किस मैटर पर डिसाइड करेगा, कौन किस मैटर पर लॉ बनाएगा, ये सब बहुत ही कंफ्यूजन हो रही थी, ठीक है। कोई एक मैटर जिस पर दोनों ही लोग लड़े जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ और बता रहा है और गवर्नर जनरल कुछ और बता रहे हैं, कौन सी बात मानी जाए, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, पता ही नहीं था कि किसका जुरिस्डिक्शन क्या है। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए थे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इसने एग्जेम्प्ट किया गवर्नर जनरल को, और जो काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मैटर्स हैं उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। कहा कि आपका जो है जुरिस्डिक्शन अलग है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई मैटर करा है, कोई मैटर है उसको सॉल्व किया है, तो उसमें गवर्नर जनरल एंड काउंसिल उससे अलग रहेगी। और ऐसा ही कहा किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट से, कि जो कंपनी के मैटर्स हैं उससे सुप्रीम कोर्ट अलग रहेगा, ठीक है। तो क्या करा गया, पावर जो थी अलग अलग कर दी गई। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आने वाले मैटर्स हैं उसमें गवर्नर जनरल अपना इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो भी कंपनी से रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई भी पैसे से रिलेटेड बात है, कोई भी रेवेन्यू का मैटर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ और भी बताई इन्होंने, क्या कहा कि कैलकाटा के जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, जितने भी लोग कैलकाटा में रहते हैं, उन सब पर जुरिस्डिक्शन किसका रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या करेगा, जो भी डिफेंडेंट्स हैं उनके पर्सनल लॉ जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग ही फैसला सुनाएगा। अगर जो हिंदू है कोई, ठीक है, तो हिंदू को उसके हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही कोई फैसला सुनाया जाएगा, और मुस्लिम्स जो हैं तो उनके मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उनको फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुई कि इसने जो अपील्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट से जो भी अपील आ रही हैं वो अपील कहाँ जाएंगी, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि 2 पावर्स आ गई थी, 2 अथॉरिटी आ गई थी, एक सुप्रीम कोर्ट थी, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब अगर कोई भी प्रोविंस है, वहाँ पर कोई भी कोर्ट है, ठीक है, वहाँ से अगर किसी को अपील करनी है तो वो कहाँ अपील करेगा, राइट। जैसे अभी हमें पता है कि हाई कोर्ट से अगर हमें अपील करनी है तो हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, हमें पता है, क्लियरली पता है। लेकिन उस टाइम पर ये हो रहा था कि अगर मान लो एक सुप्रीम कोर्ट है, एक गवर्नर जनरल, किसके पास में अपील करें, पता ही नहीं था। तो ये यहाँ पर अमेंड करके बोला गया कि अगर कोई भी अपील करनी है, ठीक है, प्रोविंसेस से कहीं से भी अपील आ रहा है, कोई प्रोविंशियल कोर्ट की अपील है, तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। और क्या किया गया, इसने कहा गवर्नर जनरल इन काउंसिल से कि वो प्रोविंशियल कोर्ट और जो काउंसिल्स हैं, प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल कोर्ट, उनके लिए जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी रूल हैं, वो कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल इन बनाएगी।
आज की बात करें तो हाई कोर्ट है या फिर जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको अगर गवर्न करना है तो उसके रूल सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, लेकिन उस टाइम पर क्या था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, ये रहा था हमारा अमेंडिंग एक्ट। उसके बाद में एक और एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, अब ये एक्ट क्यों आया था, इसको हम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं, पहले ये देखते हैं। देखो हुआ क्या था, कुछ कमियां अभी भी रह गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें कुछ कमियां थी, अमेंडिंग एक्ट लेकर आए हम, उससे दूर करी गई, लेकिन अभी भी कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करना था, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। अब बात ये आती है कि अभी तो रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट इस तरीके से नाम हो रहे थे, यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोल रहे हैं भाई, पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम ये क्यों है, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि 1783 में 24 की एज में पिट्स द यंगर ब्रिटेन के यंगेस्ट पीएम बने थे, और उन्हीं ने वो क्या करा था, ये एक्ट लेकर आए थे। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेटर थे और वो ये एक्ट लेकर आए, इसीलिए इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया था, राइट, क्योंकि उनके ही टेन्योर में ये एक्ट जो है पास हुआ था, राइट। अब देखते हैं कि आखिर इसमें क्या किया गया, इसके क्या प्रोविजंस थे। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो की गई है वो ये की गई कि कंपनी जो है उसके कॉमर्शियल जो भी मैटर्स हैं, कॉमर्शियल फंक्शंस हैं और पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, इन दोनों को अलग किया गया। इसने बताया कि कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस अलग हैं और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कहेगी कि इसने क्या कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अब केवल कॉमर्शियल फंक्शंस जो कंपनी के हैं उन्हीं को मैनेज करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ठीक है, हमने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस हैं और कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, अब आपने ये भी बोल दिया है कि कंपनी के कॉमर्शियल फंक्शंस को तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वही मैनेज करेगा, लेकिन पॉलिटिकल फंक्शंस को कौन मैनेज करेगा। तब क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ तब एक नई बॉडी बनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एक नई बॉडी बनती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वो क्या करेगी, वो करेगी कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज। तो इसी के साथ में एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पर बन जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो किसके लिए फेमस है, तो आपको बताना है कि जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो यहाँ से ही आया है, पिट्स इंडिया एक्ट से आया है। ठीक है, यहाँ पर दो बॉडी बनाई गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही थी, लेकिन एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा कंपनी की, और जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इसने पावर दी, क्या पावर दी, इसने कहा कि ये सुपरवाइज करेगा और डायरेक्ट करेगा जितने भी सिविल मिलिट्री अफेयर्स हैं जो ब्रिटिश पोजीशन के, उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का है। इसीलिए ये जो एक्ट है ये दो रीजंस की वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला कि पहली बार ऐसा हुआ था कि कंपनी की जो भी टेरिटरी थी, कंपनी ने जो भी जगह ज़मीन ले रखी थी इंडिया में, उन सबको कंपनी की टेरिटरी ना बोलकर क्या बोला गया था कि ये ब्रिटिश पोजेशंस है इंडिया में। ठीक है, ये रीजन रहा। दूसरा क्या था कि अब कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं, कंपनी के जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर सुप्रीम कंट्रोल किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ये हमारा एक्ट हो गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद में एक छोटा सा और आया था 1786 में, 2 साल बाद ही एक एक्ट आ गया था। 1786 में क्या हुआ था, कॉर्नवालिस जो है उनको अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी तक कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। अब उनके बाद अब वही थोड़ा ना माने रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, तो उनके बाद में कौन आ गया, कॉर्नवालिस आ गया, उनको अपॉइंट किया गया कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो हम बन जाएंगे, लेकिन 2 डिमांड्स हमारी है, अगर वो डिमांड्स पूरी होती हैं तब क्या होगा, तब ही हम गवर्नर जनरल बनेंगे, वरना हम नहीं बनेंगे। पूछा गया बताइए कौन सी डिमांड्स है आपकी। इन्होंने कहा सबसे पहली चीज़ तो अगर कोई भी स्पेशल केस आ जाता है तो काउंसिल से हमें पूछने की ज़रूरत ना हो, काउंसिल ने जो भी कहा है उससे ज़्यादा पावर मेरे पास में होनी चाहिए।
ऐसी पावर मेरे पास में होनी चाहिए कि अगर कोई स्पेशल केस आता है तो काउंसिल के डिसीजन को मैं मना करके अपना डिसीजन उसके सामने रख सकूँ, ठीक है। ये मेरे पास पावर होनी चाहिए क्या, कि काउंसिल ने जो भी डिसीजन लिया है किसी भी स्पेशल केस में, मैं उस डिसीजन को मना कर सकूँ, उसको रिफ्यूज़ कर सकूँ और अपनी तरफ से डिसीजन ले सकूँ। ये पहली चीज़ इन्होंने पहली डिमांड रखी। दूसरी डिमांड क्या थी कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ में वो कमांडर इन चीफ भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं हूँ तो फिर कमांडर इन चीफ क्यों हो गई, कमांडर इन चीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं ही कमांडर इन चीफ बनूंगा। और इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये एक्ट बना, कौन बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं चार्टर्स। 4 चार्टर्स आए हैं और जिसमें से हमारा यहाँ से शुरू होते हैं चार्टर्स, जो कि कंपनी की कराई थी। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को हम पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के कुछ प्रोविजंस हैं जिनको हमें देखना है। देखो पहली चीज़ क्या थी कि जो कॉर्नवालिस आए थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हम अपनी काउंसिल को ओवरराइड कर सकें, ठीक है। काउंसिल के डिसीजंस जो हैं उनको हम ओवरराइड कर सकें, जो काउंसिल ने डिसाइड किया है उसके अगेंस्ट भी हम जा सकते हैं। ये अगर मेरे पास में पावर मिलेगी तब ही मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनूंगा, और ये उनकी जो बात थी वो मानी गई थी, राइट। अब वो बात जो हमने मानी थी पिछले एक्ट में उसको यहाँ पर कंटिन्यू रखा गया और कहा गया कि कॉर्नवालिस ही क्यों, अब जो भी आगे गवर्नर जनरल बनेंगे उन सब के पास में ये पावर होगी कि वो काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं, एक प्रोविजन। नेक्स्ट क्या, इसने गवर्नर जनरल को और पावर्स दे दी गई थी, ठीक है, और कंट्रोल दिया गया था गवर्नमेंट्स के ऊपर, जो भी सब जो बॉम्बे मद्रास के जो भी गवर्नमेंट थी, जो भी गवर्नर थे कहाँ के, बॉम्बे और मद्रास के, उन पर और पावर किसकी आ गई थी, गवर्नर जनरल की, ठीक है। जो कंपनी है, देखो बेसिकली हुआ क्या था कि कंपनी को मोनोपोली मिली थी, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं मिली थी, थोड़े थोड़े टाइम में उसको रिन्यू कराना पड़ता था, राइट। तो यही हुआ, ये चार्टर्स जो आए हैं वो इसी काम के लिए आए थे कि जो कंपनी की मोनोपोली है उसको हम रिन्यू करते रहें। तो ये चार्टर आया, इससे क्या हुआ कि कंपनी की जो मोनोपोली है उसको 20 साल के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया, और इसीलिए आप देखते हो कि 20-20 साल बाद चार्टर्स आएंगे। क्यों, क्योंकि 20 साल बाद कंपनी की मोनोपोली ख़त्म होने वाली होती है और इसीलिए उसको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू कैसे होगा, चार्टर्स से होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया और जिससे क्या हुआ, कंपनी के जो भी मोनोपोली राइट थे उसको रिन्यू करा गया अगले 20 सालों तक, ठीक। इसने क्या कहा, इसने कहा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है उसमें कमांडर इन चीफ जो मेंबर वो मेंबर नहीं होगा जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। क्या कहा, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। अगर गवर्नर जनरल की काउंसिल में कमांडर इन चीफ को अपॉइंट किया जाएगा तब तो वो मेंबर है, नो डाउट, लेकिन अगर उसको अपॉइंट हम नहीं करते हैं तब वो मेंबर नहीं होगा, ठीक है, ये इसमें बताया गया। नेक्स्ट, इसने क्या किया, इसने कहा कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनका स्टाफ है उसको अब हम पेमेंट नहीं करेंगे, अब ब्रिटिश के रेवेन्यू से पेमेंट नहीं होगा, अब भारत के पैसे जो हैं भारत से ही पैसे लिए जाएंगे और वहीं से हम इसको पे करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो भी इंडिया से ही पैसे लेकर करेंगे पेमेंट, इंडियन रेवेन्यू से उसका पेमेंट होगा। नाउ नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्टर आया हमारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हमें पता है ये चार्टर क्यों आया, क्योंकि हमें मोनोपोली को एक्सटेंड करना था, है ना। हमें पता है कि 20 साल बाद जो है मोनोपोली को रिन्यू करना होता है, वो तो हम देखेंगे। लेकिन इस एक्ट को समझने से पहले कुछ हम बातें समझ लेते हैं, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था कि ये जो चार्टर एक्ट है ये आया। हमें अगर बैकग्राउंड पता होगा तो हमें पता रहेगा कि भाई इसमें ये प्रोविजंस क्यों डाले गए थे, राइट। तो देखते हैं हुआ क्या था कि नेपोलियन बोनापार्टी का कॉन्टिनेंटल सिस्टम था। आपको पता है ना कि 1814 के आसपास का फ्रेंच रेवोल्यूशन इस टाइम पर चल रहा था, आपको पता है 1814 नेपोलियन को शायद आया, राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता रहेगा। तो क्या था कि
फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्टी ने क्या किया, एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम निकाला यूरोप में, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गुड्स जो हैं उसको इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। फ्रांस के जितने भी एलाइज हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रांस के जो भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं फ्रांस से रिलेटेड, वो कोई भी ब्रिटिश गुड को इम्पोर्ट नहीं करेंगी। नेपोलियन ने ये बोल दिया, ठीक है। अब बात ये हो गई कि जब ब्रिटिश का गुड फ्रांस में या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं जाएगा तो वो गुड कहाँ जाएगा, राइट। गुड तो बने जा रहा है, वो गुड कहाँ जाएगा। अब ये हुआ कि जो ब्रिटेन में रहने वाले बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने डिमांड की गवर्नमेंट से कि अब हमें भी नई मार्केट चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, फ्रांस है जैसा कि, वो हमारा गुड्स नहीं ले रहा है, उन्होंने हमारे गुड को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया है, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं तो ये गुड अपना बेचना है, अपना सामान बेचना है, तो हमें नई मार्केट चाहिए। तो हमें भी अब अलाउ किया जाए कि हम भी इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकें। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों, हम क्यों नहीं, हम भी ट्रेड करेंगे इंडिया में, ऐसा बोल दिया, ठीक है। किसने बोल दिया था, ब्रिटेन में रहने वाले ट्रेडर्स ने। गवर्नमेंट क्या करेगी, जब इतना डिमांड हो रहा है तो गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी थी कि आप जाइए, आप भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस रखी थी, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आखिर क्या चल रहा है। अब देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस बने इसलिए इस एक्ट में, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि इन्होंने क्या करा कि जो कंपनी के पास में मोनोपोली थी कि भाई आप ही ट्रेड कर सकते, कोई और ट्रेड नहीं कर सकता है, वो मोनोपोली अबॉलिश कर दी गई थी। सिर्फ टी और चाइना के साथ में ट्रेड, इस पर तो मोनोपोली कंपनी की रहेगी, बाकी किसी भी चीज़ में कंपनी की मोनोपोली नहीं रहेगी। अब जो है इंडिया से ट्रेड ना केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बल्कि और भी ट्रेडर्स जो ब्रिटेन के हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ चाय में और चाइना के साथ, इन दोनों में ट्रेड जो है वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। नेक्स्ट थिंग कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी सॉवरेनिटी रहेगी कहाँ पर, कंपनी की टेरिटरीज में, ठीक है। कंपनी की कोई भी टेरिटरी है इंडिया में, उस पर सॉवरेन राइट किसका रहेगा, ब्रिटिश क्राउन का रहेगा। तीसरी चीज़ क्या हुई कि यहाँ से ही स्टार्टिंग होती है क्रिश्चियन मिशनरीज का आना। इंडिया में क्रिश्चियनडम को फैलाना जो है वो यहाँ से शुरू होता है, क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगी, जिससे कि वो यहाँ के लोगों को इनलाइटन कर सकें, ये उनका मिशन था, ठीक है। इसलिए वो यहाँ पर आई, उनको अलाउ किया गया। नेक्स्ट थिंग कि अब उन्होंने क्या सोचा कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पर फैलाते हैं, ठीक है। तो इंडिया के जो इनहेबिटेंट्स थे उनको वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पर एक प्रोविज़न डाला गया। इन्होंने अथोराइज़ किया कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इंडिया में, वो पर्सन जो है इंडिया के, उन पर टैक्स लगा सकती हैं, वो लोगों को ये पावर्स दी गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, ठीक है। इनफैक्ट 1 लाख रुपए भी खर्च किया गया था एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ की जो इंडिया की लिटरेचर है उसको रिवाइव करने की भी, उसको प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश की गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। ये रहा हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्टर पर जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अब इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड देख लेते हैं कि उस टाइम पर ब्रिटेन में हो क्या रहा था। लेकिन उसको जानने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम आपका है सेंट हेलेना एक्ट, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपसे ये पूछा जाए कि आप सेंट हेलेना एक्ट के प्रोविजंस को बताएं, तो वो प्रोविजंस कोई और प्रोविजंस नहीं है, वो यही प्रोविजंस हैं। कौन से प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के हैं। अब 1833 आते आते हुआ क्या था कि ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंसिया क्लास जो है वो ग्रो कर रही थी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल हो रही थी, उस टाइम पर रिफॉर्म्स हो रहे थे। तो उस सीन में क्या है, ये एक्ट आया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्या प्रोविजंस हैं। चार्टर एक्ट जो आया है 1833, इसमें सबसे पहली बात तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको दिख रहा है, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, और 1833 आते आते वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
ना केवल बंगाल बल्कि पूरी इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। उसके पास में ना केवल सिविल पावर्स थी, अब साथ ही साथ में मिलिट्री पावर्स भी आ चुकी थी। तो क्या हुआ कि इस एक्ट से हुआ क्या कि पहली बार ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके पास में पूरी अथॉरिटी आ चुकी थी। इंडिया की जितनी भी टेरिटरी हैं ब्रिटिश ने जो भी पजेस की हैं वो पूरी टेरिटरी के ऊपर अथॉरिटी किसकी आ गई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की आ गई थी। पहला कौन ऐसा पर्सन था जो कि पहला गवर्नर जनरल बना था इंडिया का? विलियम बेंटिक। दूसरी चीज, इसने क्या किया गया था, इसने कहा कि अब जो भी लॉ बनेंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से कंट्रोल किसका है? पूरी टेरिटरी पर, इंडिया की सारी टेरिटरी पर कंट्रोल ब्रिटिश का है। तो अब कोई भी लॉ बनेगा तो जो प्रेसिडेंसीज हैं जैसे कि बॉम्बे, जैसे कि मद्रास, वो लॉ नहीं बनाएंगी, अब एक ही जगह पर लॉ बनेंगे। तो पहली बार जितनी भी लॉ मेकिंग जो भी पावर थी वो सेंट्रलाइज्ड कर दी गई, एक ही जगह पर इकट्ठी कर दी गई कि एक ही बॉडी है वही लॉ बनाएगी पूरी एंटायर टेरिटरी के लिए, राइट। तो इसने क्या किया गया कि बॉम्बे और मद्रास के पास में जो भी पावर थी लॉ बनाने की वो सारी पावर छीन ली गई। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में एक्सक्लूसिव राइट था कि वो पूरे ब्रिटिश इंडिया के ऊपर लॉ बनाएगा, उसके बनाए लॉ ही पूरी ब्रिटिश इंडिया पर चलेंगे, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो भी लॉ आ रहे थे, जो भी एक्ट आ रहे थे उनको हम रेगुलेशंस कह रहे थे, लेकिन अब से क्या होगा, जो भी लॉ बनाए जाएंगे अब उनको रेगुलेशंस ना कहकर अब हम उनको एक्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि अब से क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक ट्रेड कर रही थी, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रही थी, अब वो कॉमर्शियल एक्टिविटी खत्म। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल बॉडी नहीं है, अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। इसने बताया कि अब जो भी टेरिटरी इंडिया में ली जाएगी वो किसके ट्रस्ट में होगी? हिज मेजेस्टी, हिज हेड्स एंड सक्सेसर्स, मतलब क्या कि जो ब्रिटिश क्वीन है, ब्रिटिश किंग है, उनके नाम पर ही सारी ज़मीन ली जाएगी जो इंडिया में ली जाएगी, ठीक है। एक बहुत ही खास चीज़ यहाँ पर हुई, वो क्या था कि इन्होंने कोशिश की है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने कोशिश ज़रूर की है कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर सिविल सर्वेंट्स जो है उनका सिलेक्शन हो, वो किससे हो? कंपटीशन से हो, ओपन कंपटीशन हो। अभी तक क्या हो रहा था कि एक हिल्सबेरी कॉलेज था, वहीं पर जो लोग पढ़ते थे उन्हीं में से लोगों को क्या करा जाता? अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, वही बनते थे सिविल सर्वेंट्स, वही कंपनी में काम करते थे। लेकिन अब क्या यहाँ पर कोशिश हुई कि वो जो सिविल सर्वेंट बन रहे हैं वो उस कॉलेज से ना बनकर क्या हो कि एक ओपन सिलेक्शन सिस्टम हो, ओपन कंपटीशन होना चाहिए, वहाँ पर जो भी क्वालिफाई करेगा हम वहाँ पर उन्हीं पर्सन को क्या करेंगे? सिविल सर्वेंट बनाएंगे। ये कोशिश तो की गई थी लेकिन ये हुआ नहीं, ये होगा अगले चार्टर में, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि जो इंडियंस हैं अगर वो इस काबिल हैं तो हम उनको नहीं रोक सकते हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए किसी भी कंपनी के किसी भी ऑफिस में, किसी भी प्लेस में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में रखने से। अगर वो इस काबिल हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, ये प्रोविज़न रखा गया था, नहीं होने दिया था। ये रहा था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट चार्टर जो है, जो कंपनी रूल में लास्ट चार्टर रहा, वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या होता है पहली बार ऐसा हुआ कि जो लॉ बनाने का सिस्टम है और लॉज को इम्प्लीमेंट करने का जो सिस्टम है उसको अलग किया गया। पहली बार लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के थे उनको सेपरेट किया गया। इसने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे कि लॉ बनाने के लिए अलग बॉडी बनाएंगे और एग्जीक्यूट करने के लिए उनको अलग बॉडी बनाएंगे। अब क्वेश्चन ही अराइज होता है कि भाई लॉ बनाने के लिए अलग बॉडी बनाओगे लेकिन कौन होंगे, कितने मेंबर होंगे, राइट। तो इन्होंने कहा कि 6 लोगों की एक अलग ही काउंसिल बनेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉ बनाएगी, उसका काम सिर्फ बनाने का है लॉ, अब वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वो ये नहीं देखेगी, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसने क्या करा, इसने एक अलग गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई है जिसको आगे चलकर हम बोलेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है।
ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह ही काम कर रही थी। जैसे पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं ऐसे ये भी लॉ बना रही थी। जैसे ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो रूल फॉलो होते हैं वही यहाँ पर भी रूल फॉलो हो रहे थे। तो पहली बार क्या हो रहा था कि लॉ बनाना जो है वो एक स्पेशल फंक्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा था, उसके लिए अलग से एक पूरी बॉडी बनाई गई थी। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो कोशिश हमने पिछले चार्टर में की थी, जो हमारी कोशिश फेल हो गई थी, वो यहाँ पर सफल हो गई। हमारी जो कोशिश थी कि हम एक ओपन कंपटीशन ला सके सिविल सर्वेंट्स के लिए, वहाँ पर तो रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पर हो गई पास। और यहाँ पर एक नया सिस्टम बना जहाँ पर क्या था, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके सिलेक्शन, उनके रिक्रूटमेंट के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया गया। और इसके लिए लॉर्ड मैकुले को अपॉइंट भी किया गया, उनकी एक कमेटी भी बनाई गई थी। दूसरी चीज़, जो कंपनी का रूल है उसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है। अब जो भी पोजीशंस हैं वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर ही रखे जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि भाई 20 सालों तक ही आगे मोनोपोली एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि चार्टर क्यों आए थे, मोनोपोली के लिए आए थे कि मोनोपोली को एक्सटेंड करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब जब मोनोपोली एक्सटेंड की गई तो ये कहा गया कि कंपनी जब तक चाहती है तब तक वो रूल कर सकती है। लेकिन जिस दिन ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश क्राउन ने अगर कह दिया कि आज से कंपनी काम नहीं करेगी, कंपनी ट्रेड नहीं करेगी इंडिया में, बस उसी दिन से कंपनी को अपना ट्रेड रोकना पड़ेगा। कोई भी टाइम नहीं दिया गया था इस बार मोनोपोली के लिए। ठीक है। क्लियरली ये बोल दिया गया था कि कंपनी जो है जब तक चाहती है तब तक ट्रेड करे, लेकिन जिस दिन क्राउन ने मना कर दिया उस दिन के बाद वो नहीं करेगी ट्रेड। ठीक। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है इंडियंस का वो अलाउ किया गया था, इंडियंस को भी रिप्रेजेंट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लॉ जहाँ पर बन रहे हैं उस काउंसिल में इंडियंस को भी लाया गया था। 6 लोग, हमें पता है ना कि लॉ बनाने के लिए जो अथॉरिटी बनी, जो पूरी बॉडी बनी थी, उसमें 6 लोग थे, राइट। तो 6 लोग जो हैं उसमें से 4 लोग तो हैं वो लोकल प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट से, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, वहाँ से ही